हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए शामिल कर लिया है। बहुत सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं ना, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो हम लोग 5 मिनट में पहले फटाफट से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं ना, फटाफट से पारे बच्चों हम लोग 5 मिनट में। देखो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बाबू क्या करना है आपको, केवल टिक करना है, बस टिक करना है बस। समझे बात को, समझे। केवल 5 मिनट के लिए एक बार जल्दी से हमारी संख्या जैसे ही 5000 पहुंचेगी बाबू, मैं वायरल कर देता हूं। देखो मेरा भी बाबू लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सारी की सारी कंटेंट देना ना, ठीक है। प्राइवेट किए क्या नहीं, अभी प्राइवेट नहीं करेंगे, पहले आप सभी लोग पहले पढ़ लो उसके बाद, ठीक है। तो चलो देखो भाई, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, ठीक है। कागज का आविष्कार देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी बताना है आप सभी को, ज्यादा समय नहीं देना है भाई, ज्यादा समय नहीं देना है आपको। ये सारे प्रश्न बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा चीन में, है ना। बस आज इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चीन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? बताओ विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? सभी लोग बताओ विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या का? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा 16%, है ना। 16% बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आज सभी बच्चों को कमेंट करना है, पहले बोल दे रहा हूं, हर एक बच्चा कमेंट करेगा आज की क्लास में, इतना याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी लाया हूं, हाँ बाबू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लाया हूं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा है? ये रिवीजन चल रहा है अभी, है ना। जैसे ही 5000 प्लस करोगे बाबू आप लोग, जैसे ही 5000 बच्चे आ जाएंगे, तुरंत के तुरंत हम लोग चालू कर देंगे अपने वायरल क्वेश्चंस को। देखो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध बाबू कौन था? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ऑस्ट्रिया सही जवाब हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था बाबू, है ना। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या फिर मराठी? देखो मराठा के सामने बाबू सेम टू सेम मराठी मत लिखना, तो मराठा किसकी हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी। और ये किसकी पुस्तक थी, बाल गंगाधर तिलक की। हर एक बच्चा कमेंट करता रहेगा, बस हर एक बच्चा क्या करेगा आज की क्लास में, कमेंट करेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का बाबू मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? हर लोग स्टेटस लगा दो बाबू, स्टेटस लगा दो, क्योंकि आज की क्लास में ना आप जैसे ही लौट के आओगे उसके बाद मुझे यही बताओगे, दीपू भैया पेपर बहुत अच्छा गया है हमारा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है, बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? आज की क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आज की क्लास में मैं कई क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, यानी कि वायरल शब्द लगाऊंगा। कई भी क्लास में बाबू, है ना। सर मैं 2 दिन से सोया नहीं था, ठीक है। तो वायरल क्वेश्चन आज जिसके सामने लगा दूंगा, वी, उसी को बाबू आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे, वी वाला ज्यादा ध्यान दोगे, इस चीज को याद रखना। 80% रूबी अभ्रक होता है हमारे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त यानी कि लोहे की युक्त खनिज उदाहरण, लोह युक्त खनिज का उदाहरण है ना। सुबह 3 बजे से ही जुड़ा है, आशीर्वाद दे दीजिए बाबू। आशीर्वाद तो अंत में देंगे बाबू, आपको चिंता मत करिएगा। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, जल्दी से बता दो। तो सौर ऊर्जा क्या है भैया, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? एक बार जल्दी से बाबू 5000 पहुंचाओ भाई, आपके ऊपर है। मैंने कहा कि जैसे 5000 बच्चा जुड़ेगा तुरंत के तुरंत मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को वायरल करूंगा। तो बाबू जल्दी से 5000 की संख्या पहुंचाइए। अगर 5000 से कम हो गए ना तो समझ लेना वायरल क्वेश्चन बाबू आप सभी को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, प्लीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला बाबू किस प्रकार का संसाधन होगा, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव? तो आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, एक बार जल्दी से कमेंट करो। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये सारे प्रश्न आ रहे हैं ना आपको बाबू, मैंने आपको सारे प्रश्न पढ़ाया है, सारे प्रश्न आ रहे हैं ना आपको। तो भारत के किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी का जवाब आ जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोन यानी फिलिप हटा दिया। तो मेजनी बाबू किस संगठन से है? सर आपका जोश खत्म हो गया है, आई आपको लगता है कि मेरा जोश खत्म हो गया है ना। कार्बोनरी 1810 में गठन हुआ था भाई, रात भर नहीं सोए हैं आपके पेपर की वजह से बाबू, समझ सकते हो ना। जालवेरिन बाबू 1834 में गठित की गई थी, कैसी संस्था थी? जालवेरिन। अब रिवीजन की पारी आ गई है। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की भैया, प्रसा में गठित किया गया था टैक्स फ्री व्यापार के लिए।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है ना। आज की क्लास रिवीजन क्लास है बाबू, जल्दी से बताओ सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना किस राज्य में है। तो आप सभी का जवाब आ जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लो भाई आगे शब्द लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन अभी बाद में भी मिलेगा, यही क्वेश्चन अभी बाद में भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग दीपू भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को भैया, गुड मॉर्निंग, है ना। जल्दी से बताएंगे, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, कथन किसका है भैया, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो क्या हो जाएगा, चरक का संबंध क्या हो जाएगा, भारत से। सर भाई 3 बजे से जुड़ा हूं, क्या बात है, 3 बजे से दीपक भैया पढ़ा नहीं रहे हैं। सर क्लास कब से चल रहा है, बस अभी 5 मिनट हो रहे हैं भाई क्लास चलते हुए, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अभी लेकिन पेपर वायरल नहीं किया हूं, अभी पेपर वायरल नहीं किया हूं, क्योंकि मैंने बोला है सभी बच्चे आ जाएंगे तो जैसे ही 5000 की यहां पर संख्या दिखाई देगी तुरंत हम बाबू पेपर वायरल करेंगे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार मौजूद है, तो असम में। असम में बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। तो गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था बाबू, तो आप सभी का जवाब आ जाएगा भैया गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक था। सारी बातों को मेरे सुनते रहो और जवाब देते रहो, हर एक बच्चा जवाब देगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो जवाब नहीं देगा, पहले बोल रहे हैं। जल्दी संख्या 5000 पहुंचाओ, तुरंत के तुरंत पेपर की तरफ चलते हैं भाई, तुरंत के तुरंत पेपर की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, है ना। सर ये किस बोर्ड के लिए, भाई जैक बोर्ड के लिए है, आपके लिए है। आज आपका पेपर है और पूछ रहे हो आप किस बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड पे पढ़ाई करते हो आप लोग, थोड़ा ध्यान दो इसको, है ना। तो किस शासन वंश की स्थापना की गई थी, तो बुर्बो राजवंश यानी लुई 18वां की शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया। लो भाई इसके आगे आगे भी वी लगाओ, वी लगाओ यानी कि वायरल लगाओ, वायरल वायरल लगाओ इसके सामने भी, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का, है ना, हंटर समिति का, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाबू आप सभी को पीडीएफ सब मिल चुका है ना, पीडीएफ सारा मिल चुका है ना आप लोगों को, है ना। चलो अगला प्रश्न है, लुई सुलावे को फांसी कब दी गई थी। लुई सुलावे को फांसी कब दी गई थी, जल्दी से बताइएगा। 1700 कब होगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताओ जल्दी से। देखो केवल 100 लोग बचे हैं, 100 लोग केवल बचे हैं। एक बार सभी लोग अगर स्टेटस लगा दोगे ना, जो शेयर का बटन है, शेयर के बटन पर जाओगे बाबू, तुरंत स्टेटस लगा दोगे और पूरा का पूरा बाबू आप सभी लोग 5000 हो जाओगे, तुरंत हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भैया लोग हो, जितने भी भैया लोग हो, सबको पीडीएफ तो मिल गया ना, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल गया ना, हम इसके पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे, इसका भी पीडीएफ बाबू आपको अपलोड करवा देंगे। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, बताओ। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ बाबू टेलीग्राम पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर जा चुका है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। केवल 100 बच्चे बचे हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, क्लास को लाइक भी कर दो, है ना। क्या हो जाएगा, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सर ओनली ऑब्जेक्टिव है इसमें, नहीं बाबू सब्जेक्टिव मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव अब कितना पढ़ोगे, सब्जेक्टिव मैं बता दूंगा कौन सा सब्जेक्टिव आपको पढ़ के जाना है। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर भैया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया था। सुएज नहर को यातायात के लिए कब खोला गया, जल्दी से बता दो बाबू। सुएज नहर को, भाई 100 बच्चे बचे हैं, टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम नहीं है भैया। 2 3 नंबर 5 नंबर का आंसर जा चुका है, मैंने खुद चेक किया हुआ है, आंसर भी जा चुका है बाबू, उसको देख लेना, उसी में से क्वेश्चन आएगा पक्का है ना। सुएज नहर को यातायात के लिए भैया 1869 में खोला गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत में पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। भारत में पहली कपड़ा मिल बाबू कहां पर खोली गई, जल्दी से बताइएगा। सुएज क्या है भैया, नहर है ना, सुएज एक नहर है, जल्दी से बताओ। अभी 10 मिनट हो रहा है बाबू, बस। कपड़ा मिल पहली 1854 में कहां पर, महाराष्ट्र में खोली गई थी, मुंबई में पहली मिल। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। लो भाई वायरल, वायरल शब्द लिख लो इसके सामने, वायरल कर दो इसको। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बंबई में सबसे पहली सूती कपड़े की मिल भैया कहां पर स्थापित की गई, कब स्थापित की गई, पहली सूती मिल कब स्थापित की गई, जल्दी से बताइएगा, ठीक है।
हाँ सब्जेक्टिव करवाइएगा बाबू, सब्जेक्टिव सबसे लास्ट में करवाएंगे क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो सबसे कपड़ा सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना, बहुत कम बच्चे बचे हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग स्टेटस लगा दोगे तो सभी साथी लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले कपड़ा सूती मिलों की स्थापना 1854 में कहां की गई थी? बंबई में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना बाबू किस वर्ष किया था? तो आपका जवाब आ जाएगा भैया 1915 में किया था। ऑप्शन नंबर कहां पर? सी हो जाएगा, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद किया था? तो भैया 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा, और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? गांधी जी ने बंद कर दिया था। क्या बात है भाई। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना बाबू, वियना सम्मेलन कब हुआ था? मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2, 3 नंबर 5 नंबर का आपको आंसर नहीं मिला है तो आंसर बाबू आपको टेलीग्राम पर मिल चुका है, टेलीग्राम पर मिल चुका है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिक ने किया था, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला, इनमें से कौन से निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता है? निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन है? निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन है भैया? तो बताना है आप सभी को, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी इनकी पुस्तक क्या थी भैया? गुलामगिरी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा। एक क्वेश्चन, वायरल 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 वायरल। कौन सा सबसे घटिया कोयला पीट भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछेगा। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो वियना सम्मेलन की बाबू मेजबानी किसने किया था? 1815 में मेटरनिक ने। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक बार मुझे कमेंट करो सभी लोग। हा 5000 हो चुके बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे एक बार तुम लोग कमेंट कर दो, सारे प्रश्न तुमको आ रहे हैं कि नहीं? तुमको दीपू भैया से पढ़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? जो तुम लोगों ने सोचा था कि हाँ अगर हम दीपू भैया से पढ़ेंगे तो हमारा एसएसटी बहुत अच्छा जाएगा, सभी लोग एक बार बाबू कमेंट कर दो। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो कि हाँ भैया हमें मजा आ रहा है, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, इसको फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, रिवीजन कर लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरातुल अखबार के संस्थापक, है ना। फटाफट से बाबू 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे भैया? तो आप बोलोगे राजा राम मोहन राय। फारसी भाषा में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? सर हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। थैंक यू सो मच बाबू। मैं भी रात भर, सही बता रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, अपनी कसम खा के कह रहा हूं बाबू, नहीं सोया हूं। रात भर आपके लिए वेट कर रहा था कब सुबह होगी और हम आएंगे। भैया 15 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं बाबू। अभी क्वेश्चंस को वायरल नहीं किया हूं, अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक? 200 नॉटिकल मील बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बाबू महाराष्ट्र? तो आपका जवाब हो जाएगा तारापुर कहां पर है भैया? महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आज बाबू सिर्फ रिवीजन करो, कॉपी खोलकर सिर्फ आपको बैठना है, बस कॉपी खोलकर सिर्फ बैठना और कुछ नहीं करना है। तो बोलो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था भाई? जल्दी से कमेंट करो। तो आपका जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। 300 राज्यों को 39 राज्यों में बांट दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से बताओ, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे भैया? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, दोनों याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? लो भाई वायरल करो, इसको भी वायरल करो, जल्दी से इसको भी वायरल करो। कौन सा था? अगला क्वेश्चन क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के? तो रूस के सहयोग से। कैसे? देखो लास्ट में रो आ रहा है, रो से रूस, इसको याद करेंगे ट्रिक से। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बाबू कब से घोषित किया गया? तो आप बोलोगे 1832, 1832, है ना, 1832। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन बाबू कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे। बंगाल का विभाजन सब्जेक्टिव भी होगा, हाँ बाबू होगा, ठीक है, हाँ भैया, ठीक है। तो सभी लोग बाबू जल्दी से कर लो, तभी वायरल क्वेश्चन करके ही जाना एग्जाम सेंटर पे। पहले बता दे रहे हैं वायरल क्वेश्चंस को करके जाना, ये वायरल क्वेश्चन नहीं है। 1905 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या बाबू कितनी है? तो आपका जवाब आ जाएगा 543 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास यानी कि मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहां पर हुआ था बाबू? तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, मुद्रण तकनीक का विकास कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बोलो भाई, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, है ना, बिहार से हो पढ़ सकते हो, यूपी, बिहार, झारखंड कहीं के भी हो बाबू, परीक्षा में तुम्हारे अगर यही क्वेश्चन ना पूछा तो मेरा नाम बदल देना। क्या पूछेगा? चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है बाबू? जल्दी से बताओ, जल्दी सभी लोग बता दो, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका कौन थे भैया? राजा राम मोहन, सॉरी मोतीलाल घोष, है ना। इसी ने रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था, रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका जवाब आ जाएगा बिस्मार्क, है ना। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है ना। गैर पारंपरिक का मतलब होता है जो अभी हाल के वर्षों में विकसित किया गया है बाबू, उसे गैर पारंपरिक बोलते हैं। और इसमें कौन सा हो जाएगा? हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है ना। संघ और राज्यों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है बाबू क्या, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लो भाई वायरल करो, वायरल करो इस प्रश्न को, वायरल करो सभी के पास, सभी के पास पहुंचाना है आपको कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आपका जवाब आ जाएगा कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जल्दी से बताओ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, है ना, उत्तर भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है नेपल्स की क्रांति बाबू कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बताओ, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? भाई एक बार सभी लोग पावर दिखा दो, अपनी अपनी पावर दिखाओ कि 4 बजे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 4 बजे आप लोग पढ़ रहे हो बाबू, अपनी पावर दिखाओ सभी लोग। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? जल्दी से बताओ। 1821 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत कहां हुई थी, है ना। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत बाबू कहां पर हुई थी? आप सभी का जवाब आ जाएगा। कह रहा विश्व में, विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी चीन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपका जवाब आ जाएगा भैया, यूरोप वासियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई यूनान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी एक बार बाबू, जल्दी से। सर पीडीएफ कहां मिलेगा इसका लॉन्ग क्वेश्चंस का? पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर बाबू पीडीएफ मिल जाएगा, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर। और एक चीज, जितने भी मेरे साथी लोग हो बाबू, अगर तुमको कोई भी दिक्कत होती है एग्जाम का, आप लोग वीडियो बनाकर एक मुझे, मेरी जो इंस्टा आईडी है, वीडियो आप सभी की क्लास कैसी गई, आप सभी क्लास कैसी लगी, कितना हेल्पफुल हुआ, दीपक सर पीडब्ल्यू मेरी इंस्टा आईडी है, एक बार जल्दी से बाबू आप सभी लोग भेज देना, ठीक है। इंस्टा आईडी को लिखकर आप लोग जरूर मुझे, क्योंकि आपके मैसेजेस का मुझे वेट रहेगा कि आप सभी लोगों का पेपर कैसे गया, क्योंकि मैं 3 दिन से मेहनत कर रहा हूं और 3 दिन की मेहनत का फल आप सभी को कब मिलेगा मुझे? जब आप लोग एक वीडियो बना के मुझे भेजोगे, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन थे भैया? क्या थे? एक धर्म क्या थे भैया? धर्म सुधारक थे ना, क्या थे? समाज सुधारक थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है बाबू? तो आप सभी लोग बोलोगे जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोयला को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पीतल किससे बनाया जाता है? पीतल बाबू किससे बनाया जाता है? तो किससे? तांबा और जस्ता दोनों से, है ना। चलो बाबू एक बार अब हम लोग चलते हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाओ, बस 5 मिनट में हम लोग तुरंत करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे आ चुके हैं, सभी बच्चे आ चुके हैं। कॉर्न लॉ किस देश में बाबू पारित किया गया था? कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ बाबू, भुट्टा कानून किस देश में पारित किया गया था? तो भुट्टा कानून पारित किया गया था ब्रिटेन में। ये क्वेश्चन को याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, आलू अकाल कहां पर पड़ा था? आयरलैंड में, ये भी याद रखोगे।
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में बाबू कौन सा संवैधानिक राजतंत्र? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेगा कि सप्तदलीय गठबंधन कहां पर बना था? सप्तदलीय गठबंधन बना था भैया नेपाल में, 7 दलों का गठबंधन। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? वायरल कर दो, ये भी प्रश्न पूछेगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? वायरल करो इस प्रश्न को, है ना, चूना पत्थर बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? सिर्फ आज देखते रहो, बस देखते रहो, जागते रहो, सब कुछ मजा आएगा। एक वीडियो शेयर कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहां पर था? तो सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहां पर था भैया? तो आप सभी लोग बोलोगे बेल्जियम में। कौन कौन सी? फ्रेंच भाषा और डच भाषा के लोग थे। अगला प्रश्न है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब किया गया? कोयला उद्योग बाबू कब आरंभ हुआ? तो आपका जवाब आ जाएगा 1814। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा अमेरिका में न्यू डील को किसने लागू किया था? बस बाबू 2 से 3 मिनट और बस हम लोग चलेंगे वायरल क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे आ चुके हैं, है ना, 4:30 बजने वाला, 4:30 बजे तुरंत शुरुआत करेंगे। अमेरिका में न्यू डील को बाबू किसने लागू किया था? न्यू डील को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बाबू जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1770 में। जेम्स हरग्रीव्स ने 1770 में किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे, किसने कहा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है बाबू, किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू किसने किया था? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा ए हो ह्यूम। बहुत सारे बच्चे इसको बता देंगे गलत है, एलन ऑक्टिव ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था भैया? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बाबू किसने किया था? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया बाबू? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा 1928 में। गठन कब हुआ था? 27 में। गठन कब हुआ? 27 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सोपानी कृषि बाबू, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आप बताओ जल्दी से, सोपानी कृषि किस राज्य में? तो उत्तराखंड में बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? जल्दी से बताओ, है ना। बस बाबू कितना हो चुका है? 2 मिनट और, 2 मिनट और वेट करो, वायरल करता हूं क्वेश्चंस को, है ना। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहे को, लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जल्दी से बताओ, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है एएफओ रिपोर्ट के अनुसार भैया 1948 में विश्व में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का बाबू क्षरण हो चुका है? तो भैया कितना बोलोगे इसका? 6 अरब हेक्टेयर का, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच, है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भैया पंचायती राज के बीच जो बंटवारा होता है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में क्षैतिज वितरण बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? 1997 में। बताओ जल्दी से, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहां पर हुआ था? तो आप सभी का जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? बोलो भाई, 2011 के अनुसार भारत की जनगणना कितनी थी? तो 121 करोड़। चलो भाई, अभी प्रश्न बाकी है, इन प्रश्नों को हम लोग बाद में रिपीट करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा वायरल प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू, है ना। वायरल प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग इसी का वेट कर रहे हो। तो एक बार सभी लोग क्लैप कर दो आज की क्लास के लिए बाबू, है ना। अब हम लोग चलेंगे वायरल प्रश्नों की तरफ, वायरल प्रश्नों की तरफ चलेंगे। कितना प्रश्न हो चुका है? अब इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे 81 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चलो वायरल प्रश्न को वायरल करो, और चलो वायरल करो, इस प्रश्न को वायरल करो। फ्रांस में प्रथम विद्रोह बाबू, फ्रांस में प्रथम विद्रोह, अंग्रेजी वाले देखो भाई पढ़ लेना, मैं अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ूंगा। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? बताओ, दिख रहा है साफ साफ कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार, है ना।
थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करो सभी लोग, साफ साफ दिख रहा है बाबू, एक बार सभी लोग कमेंट कर देना, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ आप सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट कर दो एक बार, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो प्रथम विद्रोह, व्हेन डिड द फर्स्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन द फ्रांस। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भाई वायरल कर देना, इस क्वेश्चन को आपको वायरल करना है, ये छपेगा, ये प्रश्न तो आपकी परीक्षा में छपेगा। कब होगा, जुलाई 1830 में। दो क्रांतियां हुई थी 1848 1830 में, तो 1830 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के बिना राष्ट्र, ईश्वर की मर्जी के बिना राष्ट्र जो है मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई था। ईश्वर की मर्जी के बिना, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईश्वर की मर्जी के बिना राष्ट्र जो है मनुष्यों की बाबू क्या था, प्राकृतिक इकाई था। तो किसकी इकाई था भैया, किसका कथन था, तो आप सभी का जवाब आ जाएगा, किसका कथन था, मेजनी का बाबू, है ना, किसका, मेजनी का कथन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने भी लोग सी बताएंगे बाबू, सी वाले बिल्कुल सही होंगे। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का बाबू संचार किया था। ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी लाया हूं भाई, ठीक है, जल्दी कीजिए सर, हाँ ठीक है, जल्दी करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम बाबू, शिक्षित लोगों में भैया यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे यूरोप के लोग बाबू, तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनमें सभी, तो आप सभी का जवाब आ जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रयास के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। इसको भी वायरल कर देना, ये भी प्रश्न पूछेगा, ये भी वायरल कर देना बाबू, जिस पे मैं वायरल लिख दूं इन क्वेश्चन को आज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे आप सभी लोग कि यंग इटली का प्रकाशन किसने किया था, मेजनी ने बाबू, ज्यूसेपे मेजनी ने किया था, है ना, 1831 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था, खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था, तो क्या किया गया था भाई, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग क्या किया गया था भैया, देखो क्या किया गया था, युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना है। अहिंसा का धर्म क्या है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना है, ये आखिर कथन किसका है ना, हाँ ना सर भाई, कंफर्म है, 3 पेपर लेकर आया हूं। अहिंसा का मतलब बाबू महात्मा गांधी से ही होता है, आप सभी को जानते हो, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। अगला प्रश्न कह रहा है, जलियांवाला बाग में जो है अमृतसर के गांव में किस मेले का शिरकत करने लोग आए थे, है ना, जलियांवाला बाग में बाबू कौन से मेले का आयोजन किया गया था, बताओ जल्दी से, बैसाखी, पुष्कर, कुंभ या फिर माघ, तो आपका जवाब आ जाएगा भैया बैसाखी मेले के दौरान ही सब लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था, है ना, महात्मा गांधी जी कौन सा टैक्स खत्म करने की मांग कर रहे थे, तो आपका जवाब आ जाएगा महात्मा गांधी जी भैया नमक कर खत्म करने के लिए 11 सूत्रीय मांग रख रहे थे। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बाबू 2 पेपर और लाया हूं, इसके अलावा 2 पेपर है, टोटल 3 पेपर में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग याद रखिएगा, मैं जिस पर वायरल लिख देता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, है ना, सब्जेक्टिव, ठीक है। बोलो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो, टाइम नहीं है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है भैया, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, चौरी चौरा कांड बाबू किस तिथि को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र में मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब हवाएं बाबू मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, पवन अपर्दन, वाइंड इरोकेशन, है ना। अंग्रेजी वाले पढ़ो भाई, जल्दी जल्दी अंग्रेजी वाले पढ़ो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को भैया कितने भागों में बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में भैया, 2, कौन कौन से, जैव और अजैव, है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? रेगुर मिट्टी भैया ये भी वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है बाबू, वायरल क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ये भी वायरल लिखो, वायरल, तीन वायरल, तीन वायरल, तीन वायरल, वायरल करो इसे। कौन सा हो जाएगा भैया? रियो डी जेनेरियो, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ब्राजील में। अगला प्रश्न है, अगला, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर मात्रा है? मतलब किन राज्यों में सबसे ज्यादा खनिजों की मात्रा बाबू है? तो खनिजों की मात्रा कहां पर हो जाएगी? तो आप बोलोगे झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? मैदान के रूप में भैया कितना परसेंट भाग है? तो मैदान के रूप में भैया सबसे ज्यादा 43%। पठार के रूप में कितना है? पठार के रूप में, ठीक है, 27% कितना है पठार के रूप में? पठार के रूप में कितना है? 27%। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि लो भाई, देश के क्षेत्रफल में कितना हिस्सा खनिज का है? देश के क्षेत्रफल 27% हिस्सा, 27% हिस्सा किसका है? पठारी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? एक बार बाबू सभी लोग देखो भाई, एक बार क्लास को लाइक कर देना, जितने भी मेरे साथी हो ना, सब लोग बाबू एक बार लाइक कर देना प्लीज। अभी जल्दी जल्दी हम लोग 2 क्वेश्चन को और करेंगे, और सुबह सुबह आज पूरी रात भर नहीं सोया हूं बाबू, सिर्फ आपके लिए नहीं सोया हूं, तो एक बार तो लाइक कर सकते हो अपने दीपू भैया के लिए, आपको पता होगा, है ना। तो बोलो भाई, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी वायरल कर लो, ये भी वायरल कर लो, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी कृषि की जाती है? सोपानी कृषि बाबू किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी कृषि की जाती है कहां पर भैया? पहाड़ी वाले इलाकों में, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी कि इसे उत्तरांचल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न है आज के दिन का। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव अधिनियम को बाबू 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों करती है ना। सतलज ब्यास बेसिन का मतलब बाबू सतलज नदी पर। बाबू बताओ सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? तो आप बोलोगे ट्रिक है भैया, भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा क्या? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? जल की जो कमी हो रही है वो किन कारणों से हो रही है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? वायरल, है ना, वायरल छपेगा भैया। बेल्जियम में कह रहा किन भाषा के लोगों में टकराव था? तो क्या बोलोगे? फ्रेंच और डच। किसकी संख्या ज्यादा थी यहाँ पर? डचों की संख्या 59% थी। अगला प्रश्न है श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले थे? जो सिंगली भाषा बोलते थे श्रीलंका में वो किस धर्म के थे? तो सिंगली भाषा बोलने वाले बाबू किस धर्म के थे? आप बोलोगे बौद्ध धर्म। 1956 में इसे क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र में जो शक्ति होती है किसके अंदर निहित होती है? तो आप लोकतंत्र में बोलोगे बाबू जनता के अंदर निहित होती है शक्ति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पर पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता बाबू कहां पर पड़ती है? जहां पर क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे होते हैं, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? एक बार क्लास में सभी लोग दिल बनाकर भेजो, कमेंट करो, है ना। क्लास में बाबू मजा आ रहा है कि नहीं? देखो मैंने आप सभी से क्या बोला था? मैंने आप सभी से बोला था बाबू सभी लोग लाइक कर देना क्लास को, है ना। सभी लोग लाइक कर देना, और लाइक करने वालों की संख्या पता है कितनी है? केवल 5000। एक बार जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो बाबू, है ना। तो किसके करती है भैया? कौन सा टकराव होता है? सामाजिक टकराव के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान के विभिन्न स्तर के बीच अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे होता है? तो संसद को होता है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि भैया पुलिस व्यापार वाणिज्य कृषि सिंचाई, लिखो भाई वायरल करो, यह किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, क्या बात है भाई, है ना। पुलिस व्यापार वाणिज्य कृषि और सिंचाई बाबू किसके अंतर्गत आता है, तो भाई वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो राज्य, केंद्र और समवर्ती ये तीनों में से एक प्रश्न तो छपेगा आज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्र शासित वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है ना। बाबू कॉन्फिडेंस रखो फुल, दीपक भैया पे भरोसा रखो, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर रखी है, आपसे ज्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं किया है। एक बार जल्दी से इतना कॉन्फिडेंस रखो ना कि एग्जाम में जाओ ना तो फाड़ के आ जाओ, समझे। तो केंद्र शासित वाले इलाकों में बाबू शासन चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि यहां पर केंद्र लगा ही है आगे, तो समझ सकते हो। अगला है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, यानी कि पंचायती राज को दी जाती है, तो यह क्या कहलाता है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक विकास के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, आर्थिक विकास के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, बोलो। नियमित रोजगार को, स्वतंत्रता को, बेहतर मजदूरी को, इनमें सभी, तो आर्थिक रोजगार के अंतर्गत भैया इनमें सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, भारत के किस राज्य में बाबू गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत किसमें है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर या फिर बिहार, तो सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है, बिहार में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। छिपी हुई बेरोजगारी कहां पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भारत किस वर्ग में आता है, भारत बाबू किस वर्ग में आता है, तो भारत आता है भैया निम्न आय देश में, निम्न आय यानी कि मध्यम देश में आता है, निम्न और मध्यम में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाबू विशालता को प्रदर्शित करता है, कौन सी अर्थव्यवस्था विशालता को प्रदर्शित करता है, तो जीडीपी बाबू, अर्थव्यवस्था की जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है उतना देश विशाल होता है। अगला प्रश्न है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक और व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बाबू जल्दी से कमेंट करो। तो परिवहन कह रहा है, बैंक कह रहा है, देखो बैंक कह रहा है, सेवा कह रहा है, तो ये बैंक का कार्य होता है सेवा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, क्या बाबू कह रहा है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका जवाब आ जाएगा भैया कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, अल्प बेरोजगारी यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगारी। जल्दी से बताओ बाबू, आपको 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, जल्दी से बताओ 40 प्रश्नों में कितने में दिक्कत हुई है, जल्दी से कमेंट करो। 40 में से कितने प्रश्नों में तुमको दिक्कत हुई है, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 40 में से कितने में दिक्कत हुई, जल्दी से कमेंट करो। मात्र 2 प्रश्नों में, क्या बात है, हाँ मात्र 2 प्रश्नों में, वेरी गुड बाबू। चलो अब इस प्रश्न को करो, चलो बताओ। 19वीं सदी के दौरान ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, कौन सी ताकत के रूप में उभरा था बाबू, तो जल्दी से बताओ। केवल 2 में दिक्कत हुई थी, तो बाबू राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में क्या पैदा हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रवाद पैदा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, बताओ। देखो 2 बार प्रश्न आया ना, तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह, इसको लिख लेना भैया, वायरल क्वेश्चन है इस बार के लिए, छपेगा। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह बाबू कब आया था, फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था 1830 में, जुलाई 1830, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता ने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था। 1804 में जो नागरिक संहिता आई थी बाबू, इसमें क्या सुधार आया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए, बिल्कुल, है ना। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, इनमें सभी बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक चीज देखिएगा, आपके एग्जाम में जहां पर ऑल ऑफ दीज रहता है बाबू, वो ज्यादातर सही होता है 90% केसेस में, हर जगह हर बार नहीं। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है, बताओ। 1917 में नहीं हुआ था, 1918 में। किताब में भी बाबू ये हमारा क्वेश्चन ही जैक बोर्ड ने गलत पूछा था, वैसे ये 18 में है। खेड़ा कहां पर था, गुजरात में था। खेड़ा आंदोलन कहां पर था, गुजरात में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, साइमन कमीशन, लो भाई वायरल करो, साइमन कमीशन को भी वायरल करो, है ना। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन कमीशन बाबू क्यों आया था, तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला,
1840 के दशक में आयरलैंड में किस फसल के नष्ट होने से बाबू भयंकर भूकंप आया था? वायरल करो इसे भी, वायरल करो इसे भी। आयरलैंड में बाबू कौन सा, आयरलैंड में कह रहा है कौन सा भयंकर भूकंप आया था? तो क्या बोलोगे? आलू अकाल आया था। आपसे पूछेगा ये भी, आलू अकाल किस देश में आया था? तो आयरलैंड में आया था। इस चीज को याद रखोगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? मित्र राष्ट्र में बाबू कौन कौन से देश आते हैं? तो मित्र राष्ट्रों के गुट में बाबू कौन सा आता है? तो देखो, ब्रिटेन आता है, सोवियत संघ आता है, फ्रांस आता है और अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण किसकी भारी गिरावट दर्ज की गई थी? जो 1929 से आर्थिक मंदी आई अमेरिका से बाबू, तो ये किसकी दर्ज की थी गिरावट? तो आप सभी लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन, रोजगार और व्यापार सब में है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या क्यों हुई थी? बुनकर को बाबू कच्ची कपास की समस्या क्यों हुई थी? है ना, बुनकर को कच्ची कपास की समस्या क्यों हुई थी? क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में बाबू वृद्धि हुई थी। कच्चे कपास के निर्यात में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? सबसे ज्यादा चलने वाले उद्योग कौन से थे? है ना, पीडीएफ बाबू ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा चलने वाले उद्योग कौन से थे? गतिशील उद्योग कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। तो सबसे ज्यादा गतिशील उद्योग बाबू कौन सा था? तो बाबू देखो, कपास और धातु, है ना, क्योंकि यहां पर देखो धातु का मतलब है यहां पर मिल लगाई जा रही थी, और कपास यानी कि सबसे पहले कपड़े का ही उत्पादन किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सबसे पहले विकास कहां पर किया गया था? मुद्रण तकनीक का सबसे पहले विकास कहां पर किया गया था? है ना, ठीक है, मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में किया गया था। और चीन से पहुंचा कहां था बाबू? ये चीन से यूरोप मार्को पोलो लेकर गया था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बताओ, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो गुलामगिरी के लेखक बाबू कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर बाबू संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर समाप्त होने वाले होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से एक वैश्विक संकट कौन सा पैदा हुआ है? जो संसाधनों का लगातार विदोहन हो रहा है ना, इससे बाबू कौन सा वैश्विक संकट पैदा हुआ है? अगर तुमको पेपर में कोई दिक्कत होगी बाबू, आप सभी लोग मेरा नाम जानते हो, ठीक है, दीपक सर मेरा नाम है, दीपक सर पीडब्ल्यू मेरी इंस्टा आईडी है। आप लोग मुझे बताओगे कि आपका पेपर कैसे हुआ है, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है, आपसे ज्यादा जगह मैं हूं, 12-12 घंटे खड़ा मैं हूं, तो आपके पेपर की जिम्मेदारी सारी की सारी मेरे ऊपर है, समझ लीजिएगा, ठीक है। संसाधनों के दोहन से भैया ये सभी है ना, पर्यावरणीय, ओजोन और सभी के सभी बाबू। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वनों और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है बाबू? तो आपका जवाब आ जाएगा भैया, पारिस्थितिकी बनी रहती है, जीवन साध्य बने रहते हैं, जलवायु मृदा रहती है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन सा वर्ग सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? वन और वन्य प्राणियों के लिए सर्वाधिक वन कौन सा माना जाता है? अवर्गीकृत, आरक्षित, कांटेदार, रक्षित। तो सबसे ज्यादा बाबू क्या होता है? आरक्षित वन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता है? जल किन कारणों से मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा, घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, रसायन के अधिक प्रयोग के कारण, कीटनाशक व उर्वरक के कारण, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा मानसून के साथ बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? मानसून के साथ बोई जाने वाली फसलों को बाबू, है ना, मानसून के साथ बोई जाने वाले फसलों को कितने बजे बाबू आप लोग निकलोगे? जल्दी से बताओ। पहले पहले आप लोग मुझे ये कमेंट कर दो कि आज कितने बजे आप लोग पेपर देने जाओगे, है ना। एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मानसून के साथ बोई जाने वाली फसलों को खरीफ कहते हैं, इसमें धान आता है, धान आता है। अगला प्रश्न है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में है? पवन और सौर ऊर्जा बाबू भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो आप सभी लोग बोलोगे राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, जल उर्वरक के साथ अधिक उपयोग से कौन सी समस्या पैदा होती है? जल उर्वरक यानी कि जल के खाद में प्रयोग करने से बाबू कौन सी समस्या पैदा होती है? तो आप सभी लोग बोलोगे सभी, जल आक्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर चलेंगे बाबू। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलो इस पे भी चलो, कितनी जल्दी हम लोग फटाफट से कर रहे हैं भाई हर क्वेश्चन का। चलो, यंग इटली नामक गुप्त संगठन को किसने बनाया था? जल्दी से बताओ, है ना। यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन बताया था मेजिनी ने बाबू, ठीक है, मेजिनी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था? कॉर्न लॉ बाबू, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था? जल्दी से बताओ, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था? कॉर्न लॉ, है ना,
कॉर्न ला बाबू क्या हो जाएगा, कॉर्न ला किस देश से, तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से बाबू। भुट्टा कानून, इसे कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा। नेपोलियन बोनापार्ट की बाबू पराजय कब हो गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, वाटरलू का युद्ध, बताओ जल्दी से, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था भैया 1815 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महामंदी का सबसे बुरा असर बाबू किस पर पड़ता है, महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है। 17 से स्टार्ट है एग्जाम, हाँ भाई बिहार बोर्ड वालों का एग्जाम है 17 से ना, हाँ ठीक है। तो महामंदी का सबसे बुरा असर बाबू किस पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर। अगला कह रहा गुलामगिरी किसकी रचना है बाबू, जल्दी से कमेंट करो, है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बोलो। सर ये कौन सी क्लास का हो रहा है, कक्षा 10वीं का बाबू, है ना, कक्षा 10वीं का हो रहा है। गुलामगिरी किसकी रचना है भैया, तो ज्योतिबा फूले की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है ना, 22 भाषाएं हैं, है ना, 22 भाषाएं हैं बाबू, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। 22 भाषाओं का बाबू, है ना, 22 भाषाओं का, 22 भाषाएं किस में रखी गई हैं, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। तीनों पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, सब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, करा देंगे बाबू। सब्जेक्टिव मैं आप सभी को देखो पीडीएफ दे चुका हूं ना, सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे चुका हूं, ठीक है, सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे चुका हूं। और आप लोग बताएंगे कहां पर हुआ था, प्रथम वाला रियो डी जेनेरियो में, दूसरा वाला न्यूयॉर्क में, तीसरा वाला कहां पर, अफ्रीका में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण क्या है, दहाड़ दो बाबू, पूरा दहाड़ दो। इस बार लगना चाहिए कि हाँ कोई तो एसएसटी का टीचर है जो कि पूरे के पूरे झारखंड में दहाड़ रहा है, और सबसे ज्यादा पढ़ाने का रिकॉर्ड बाबू, सबसे ज्यादा लाइव पढ़ाने का रिकॉर्ड वो आपके दीपक भैया के नाम पर यहां से दर्ज होगा। इस बार जो संख्या दिखाई दे रही है ना, जो तुम्हारे कमेंट चल रहे हैं बाबू, ये इसके गवाह हैं। और आज जब तो तुम लोग लौट के आओगे ना, जब परीक्षा से देकर आओगे, और जब तुम लोग बताओगे कि हाँ दीपक भैया हमने दहाड़ दिया, हमने पेपर में आग लगा दिया, हमने पेपर को फाड़ दिया, कमेंट को जरा एक बार दिखाइएगा। कमेंट में बाबू आप लोग जिस तरीके से आग लगा रहे हो ना, एक बार कमेंट को दिखाइएगा जरा। कमेंट में जो आग लगा रहे हैं वो बताएंगे कि हाँ हमने सही कहा था भैया, तो समझ लीजिएगा बाबू, है ना। चलिए उस तरफ से जाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण क्या हो जाएगा, तो जैव और अजैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। खरीफ की फसल की बुआई का समय क्या होता है, बताओ। खरीफ की फसल की बुआई का बाबू समय क्या होता है, तो खरीफ की फसल की बुआई का समय होता है क्या, जून और जुलाई, है ना, मानसून के आगमन के साथ यही फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज कौन सा है, जल्दी से बताओ। ऊर्जा खनिज कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। तो ऊर्जा खनिज होगा लौह अयस्क अभ्रक प्राकृतिक गैस चूना पत्थर। तो ऊर्जा कह रहा बाबू, ऊर्जा कौन सा होता है, तो आप बोलोगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, प्राकृतिक गैस से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कहां पर दिए हैं सर, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड, है ना, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर आप सभी को मिल जाएगा। पेपर कैसे गया, आप सभी को इस चीज को भी मुझे बताना है कमेंट करके, इतना याद रखिएगा। पेपर कैसे गया, कब तक क्लास चलेगा बाबू, आज बस मात्र 15 से 20 मिनट बाबू, बस, और ज्यादा नहीं, 15 मिनट और दे दो बस, 15 मिनट हो सकता है और बस, है ना, 15 मिनट और चलेगी बस। चलो बताओ, है ना, क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है ना। हाँ तो ये भाई देखो, कॉन्फिडेंस रखो, बस कॉन्फिडेंस रखो, आप सभी लोग बाबू बहुत अच्छा एग्जाम दोगे, मुझे पूरा भरोसा है ना। केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो भैया केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर बाबू सरकारों को देना क्या कहलाता है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत है, गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है, गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है, तो गरीबी का सबसे अधिक प्रतिशत बाबू किस राज्य में हो जाएगा, तो बिहार में हो जाएगा। सबसे अधिक बाबू भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से है, तो भारत का सबसे अधिक आय वाला दृष्टि है गोवा, है ना। भारत के प्रचंड बेरोजगारी बाबू कहां पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। प्रचंड बेरोजगारी कहां पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस वर्ष किस कार्य के लिए किया गया था, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जल्दी से बताओ, है ना। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, तो आप लोग बोलोगे कताई तेज करने के लिए, कताई तेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, बताओ, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल करो, वायरल 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आई लव यू सर जी, ठीक है, लव यू टू बाबू। देखो भाई, सब्जेक्टिव कहने का मतलब, जो जितने बच्चे सब्जेक्टिव कर रहे हैं, कल ही कुछ सब्जेक्टिव बताया है, बार बार मैं सब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव दिखा रहा हूं कौन कौन सा सब्जेक्टिव है जो परीक्षा में पूछेगा,
ठीक है, क्योंकि आंसर आपको सिर्फ केवल देखना है एक बार। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बाबू किस सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कब हुआ था, 1944 में हुआ था, 1944, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा होगा बाबू, जल्दी से बताइएगा, है ना। हाँ, वही जो मैंने 4 मिनट में वीडियो में बताया है सब्जेक्टिव, वही सब्जेक्टिव है बाबू बस, लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले सारा का सारा करके जाओ, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, ऑनलाइन फूड डिलीवरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाबू किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जल्दी से कमेंट करो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप सभी का जवाब आ जाएगा भैया किसके अंतर्गत, सेवा, है ना, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बहुत सारे लोग बोलेंगे फूड तो भैया आता है कृषि में, नहीं बाबू, डिलीवरी कह रहा है, हमारा कोई सेवा कर रहा है, हमारे पास देता है, तो ये किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक साख का उदाहरण है ना। तुम लोग सोच रहे होगे दीपू भैया आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं, पेपर मेरा अच्छा जाएगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं बाबू, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर देना, क्योंकि अब आप सभी लोग पास हो जाओगे एग्जाम, तो अपने दीपू भैया से बिछड़ जाओगे। जितनी भी मैंने मेहनत किया है वो सबके सब यही रखी रह जाएगी। तो मैं आप सभी से चाहता हूं बाबू कि आप लोग हमें मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो, दीपक सर PW मेरी इंस्टा आईडी है, जहां पर आप मुझे ये बताओ कि हाँ भैया आपका पेपर कैसे गया है, ठीक है। और अनौपचारिक साख कह रहा है, अनौपचारिक का मतलब होता है मित्र से लिया गया ऋण बाबू, क्या है, अनौपचारिक साख है। अगला है, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा बाबू किस प्रकार, सॉरी मैं याद हूं क्या, बैच वाला भारतेंदु नाम है, ठीक है बाबू, ठीक है। बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा बाबू किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा बाबू किस प्रकार की होती है, तो बायोगैस है ना, तो ये क्या है, परंपरागत है, परंपरागत, पुराना है भैया, पुराना चल रहा है, बहुत पुराने समय से चल रहा है, तो परंपरागत हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जल्दी से बताओ बाबू, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, यस या भैया क्लियर है, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला कह रहा है इक्विजेशन क्या था, इनइक्विजेशन क्या था, इनइक्विजेशन क्या था, बताओ भाई इनइक्विजेशन क्या था, तो आप सभी लोग बोलोगे धर्म अदालत, दीवानी अदालत, फौजदारी, राजकीय, तो आपका जवाब आ जाएगा भैया धर्म अदालत था। इनइक्विजेशन क्या था, एक धर्म अदालत था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में बाबू भाग लिया था। सब्जेक्टिव की पारी आ रही है बाबू, सब्जेक्टिव की पारी आ रही है, सब्जेक्टिव भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, परेशान मत होइएगा, बस ऐसे ही बने रहिए, मैं सब्जेक्टिव दिखा रहा हूं, ठीक है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, एड्रियानोपोल की संधि बाबू किस देश के बीच हुई थी, कब हुई थी और किन दो देशों के बीच हुई था, आप मुझे कमेंट करो। एड्रियानोपोल की संधि बाबू कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दो, है ना, जल्दी से बताना, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच में, 1829 में हुई थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, टैक्सोल का उपयोग कहां होता है, टैक्सोल का उपयोग बाबू कहां पर होता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, टैक्सोल का उपयोग कहां पर होता है, किस उद्योग में बाबू, किस में होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव तो कुछ याद ही नहीं है, सारा बता रहा हूं, चिंता मत करो। टैक्सोल का उपयोग होता है भैया कैंसर रोग में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कब की गई थी, जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना बाबू कब हुई थी, जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 में कहां पर हुई थी, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी ने, अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने बाबू, गांधी जी ने, है ना, भारत में प्रथम सत्याग्रह का, लिख लो वायरल क्वेश्चन, प्रथम सत्याग्रह का भैया प्रयोग कहां पर किया था, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था, तो प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, जल्दी से बताओ, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था भैया, सिविक्स करवाइए ना, सिविक्स भी होगा बाबू, सिविक्स भी है अभी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो आप सभी लोग बोलोगे का भैया मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की बाबू संधि कब हुई थी, जल्दी से बताओ, जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जितने भी मेरे साथी हो, जितने भी मेरे भैया हो, सभी लोग बता दो। अच्छा एक बार तुम लोग पहले क्लास को लाइक करो, जितने भी मेरे साथी लोग हो, एक बार जल्दी से बाबू क्लास को लाइक कर दो, जितने भी मेरे साथी लोग हो, एक बार क्लास को लाइक करोगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर आगे तहलका कितार, जैसे बाबू मजा आता है ना, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो। फिर मैं आप सभी को 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा सब्जेक्टिव, जो कि आपकी परीक्षा में आज ही पूछेगा, 5 सब्जेक्टिव बताऊंगा। एक बार जल्दी से बाबू सभी लोग पहले कमेंट करो, सभी लोग एक बार मेरे जितने भी साथी हो, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया आज की क्लास के लिए हम लोग तैयार हैं, और 5 क्वेश्चन बता दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, संसाधन एवं विकास, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, ये 4 चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया है। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करो पहले। आई ट्रस्ट ऑफ यू भैया, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। जितने भी लोग अपने दीपक भैया के ऊपर भरोसा करते हैं ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार हो जाओ। अभी मैं आप सभी को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, है ना। अभी मैं आप सभी को क्या करा रहा हूँ, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ बाबू। ऑब्जेक्टिव के बाद मैं सारा के सारे सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या कराऊंगा, सारा का सारा क्या कराऊंगा बाबू, सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है। तो हाँ भैया रेडी हैं, तो भरोसा रखो बाबू। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में हुई थी। ये मत सोचना कि उत्तर देख रहा था मैं, ये मत सोचा करो कि उत्तर देख रहा था। ये बताओ 1917 में भैया पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, 1917 में। सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, तरुण का नाम है, तरुण भाई। चलो 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 भाई तरुण, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, है ना। सभी लोग बाबू कमेंट करो, सभी लोग, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिएगा एक बार, ठीक है। चलो, तो कह रहा 1917 में भैया पहली जूट मिल कहां पर लगाई गई थी, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो किस कानून के विरोध में जलियांवाला, आप सभी लोग बोलोगे रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में कब हुआ था रॉलेट एक्ट, 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा अगला प्रश्न क्या कह रहा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बाबू, जल्दी से बताओ, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध होगा, तो सभी लोग जानते हो खनिज तेल हेतु बाबू, खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं होगा, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो नगर निगम का भैया, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताओ। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताओ। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताओ। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से कमेंट करो। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है, महापौर होता है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ, चलो बताओ। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, कथन किसका है भैया, जिमरमैन का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, अगला, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। भाई देखो, आज की क्लास में सिर्फ रिवीजन की क्लास है। टुडे वी आर रेडी। एक बार सभी लोग भैया फाइटर्स, फाइटर्स ग्रुप, तबाही ग्रुप, आप लोग बाबू एक बार तबाही मचाओ ग्रुप में, जल्दी से तबाही मचा दो, है ना। याद हो गया है, कैसरी हिंद की उपाधि बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, अगला कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, यही कहलाता है सांप्रदायिकता। आज बाबू पूरा ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ आप लोग पेपर देने जाओगे, बस पूरा का पूरा भरोसा रखोगे, पूरा का पूरा ट्रस्ट रखोगे, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने दीपक भैया से पढ़ा हुआ है ना। झारखंड के सबसे अच्छे एसएससी टीचर से पढ़ा है। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो किसका अच्छा जाएगा, इतना भरोसा, इतना विश्वास के साथ जाना। और एक भी प्रश्न बाबू छोड़ना मत, इतना ध्यान देना, धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं होगी, जल्दी से बताओ। संघ राज्य की, सर अभी क्लास कितना चलेगा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट और चलेगा बस, ठीक है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं होगी, तो बाबू लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन। संघ राज्य की विशेषता दोहरी शासन व्यवस्था होती है, इसको याद रखना, दोहरी शासन व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम करके आएंगे भैया, सर एग्जाम में पूरा पेज बनाना है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इतना चीज याद रखना, ठीक है। एग्जाम में बाबू सारे के सारे क्वेश्चंस को करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने भी मेरे साथी हो, जितने भी मेरे भैया हो, सब लोग अंत तक बने रहोगे, सभी लोग क्वेश्चन करके आओगे। तो न्यू इंडिया बाबू, न्यू इंडिया की बात करेगा एनी बेसेंट, यंग इंडिया की बात करेगा तो गांधी जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत बाबू, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। इसी के तहत एलपीजी नीति लाई गई थी, इसके तहत क्या लाया गया था, एलपीजी नीति लाया गया था। जल्दी से बताओ, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ था, तो 1990 के दशक से। इस समय भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। ए ओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, ए ओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भैया, ठीक है, स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं होगा क्या सर, सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा बाबू, चिंता मत करो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली समझौता कब हुआ था। दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था, बताओ। दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताओ।
दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था, एक बार कमेंट करो सभी लोग, ठीक है। जरा तुम लोग, मैं देख लेता हूँ क्लास को कितने लोगों ने लाइक किया। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई। क्लास को आप लोग भी लाइक कर दीजिए, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? हाँ हाँ बोलो भाई, लाइक नहीं करोगे? ठीक है। हाँ सब्जेक्टिव चाहिए ना आप सभी को? सब्जेक्टिव दे रहा हूँ, रुक जाओ बस एक सेकंड बाबू। सब्जेक्टिव मैं आप सभी को दे रहा हूँ, और खतरनाक सब्जेक्टिव दूंगा। वो सब्जेक्टिव दूंगा जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछेगा। वो सब्जेक्टिव दूंगा जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। वो सब्जेक्टिव दूंगा जो आपकी डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा। तो बताओ जल्दी से, दिल्ली समझौता कब हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में हुआ था, है ना। 1931 में हुआ था। इसी के तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला बताओ, अगला एक चीज ये बताओ मुझे कि आप सभी को बाबू, अगला मुझे ये बताने से पहले, आगे क्वेश्चन करने से पहले मुझे बता दो कि आप सभी को जो मैंने ये बताया था, आप सभी को जो मैंने ये भरोसा दिलाया, जो विश्वास दिलाया बाबू, आप सभी लोग सही से बताइएगा। सारे समझ में आएंगे, आ गए कि नहीं? जो मैंने भरोसा और विश्वास दिलाया था, देखो सब्जेक्टिव में बाबू मैंने इस चीज को आपको बताया है ना। सब्जेक्टिव में मैंने आप सभी को 2 से 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन बताया है ना। एक चीज और आप सभी को बताऊंगा, अभी कुछ मैं आप सभी को एक बार फटाफट से रिवीजन कराऊंगा फिर से, है ना। एक बार फटाफट से क्या कराऊंगा बाबू, रिवीजन कराऊंगा। तो सभी लोग रुके रहना थोड़ी देर के लिए, मात्र 5 से 10 मिनट और रुको, फटाफट से हम लोग करेंगे। एक बार जल्दी से मुझे तुम ये बता दो कि सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को, मजा आ रहा है कि नहीं बाबू? एक बार कमेंट कर दो मुझे सारे के सारे। अभी मैं आपको इसमें से कौन कौन सा जरूर पढ़ के जाना ये बताऊंगा। सब्जेक्टिव प्रश्नों में बाबू मैं आप सभी को कौन कौन से पढ़ के जाना है ये बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर वाले में कौन कौन सा पढ़ के जाओगे, आज की क्लास में कौन कौन सा पढ़ के जाओगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ यही पढ़ के चले जाना, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत अच्छा लगा है। सुनो, सबसे पहले तो बाबू आप लोग क्या बोलोगे, किसी गैर परंपरागत, ये वाला लिख लो, 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बाबू, ये छपेगा प्रश्न में, ठीक है। इसका याद रखेगा, पीडब्ल्यू का सबसे बेस्ट सेशन है, ठीक है। तो गैर परंपरागत बाबू इसको याद करके जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे बाबू, बहुराष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करिए, ये वाला प्रश्न देख लेना। बाकी सारे प्रश्नों को एक बार देख के जाना, लेकिन ये वाला तो जरूर देख के जाना। देखो यूटोपियन किसे कहते हैं, सत्याग्रह से क्या समझते हो, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम, सड़क परिवहन की 2 विशेषता, मुद्रा को परिभाषित करिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो जो अभी बता रहा हूं ना, इस चीज को जरूर देख के जाना, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, कह रहा है अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन पर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज की क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बाबू क्वेश्चन बताता हूं, इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी के एकीकरण की परेशानियां क्या थी, कैसे हुआ इसको, ये वाला भाई देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और चौरी चौरा कांड, ये 3 बाबू आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, खरीफ फसल किसे कहते हैं, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इसको देखना है। मुद्रा के विनिमय को माध्यम क्यों कहा जाता है, विदेशी निवेश, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, मेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर बाबू गोला लगा रहा हूं ना, इसको अंत में जरूर करके जाना, है ना। अभी पढ़ा दीजिए सब्जेक्टिव, है ना, अभी पढ़ा दीजिए सब्जेक्टिव। ओके बाबू, अभी पढ़ा देता हूं। ये सारे प्रश्नों को मैं अभी बताता हूं तुमको, ताकि तुमको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। 5 नंबर वाला भी बोल रहे हैं, पहले 2 नंबर वाला देख लो, फिर 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, ठीक है। मजा आ रहा है भैया, ठीक है। एक बार सभी लोग क्लास को भाई लाइक कर दो और दिल उल बना के भेज दो। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिनका आज मुझे मैसेज आएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि मुझे इंस्टा पे आज मैसेज करेंगे कि दीपक भैया मेरा पेपर अच्छा गया है। जितने लोगों का पेपर अच्छा जाएगा बाबू, आप लोग क्या करोगे, एक वीडियो बनाओगे, मैंने दीपक भैया से पढ़ा था, मेरा पेपर अच्छा गया। नहीं अच्छा गया तो ये भी बताओगे कि दीपक भैया से पढ़े थे, दीपक भैया बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बेकार पढ़ाते हैं, 12-12 घंटे मेहनत किया, सब बेकार था हमारे लिए। समझे बात को? ये भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपका पेपर नहीं, ये हमारा पेपर है, ठीक है। देखो अगला यहां पर क्या कह रहा है, सांप्रदायिकता क्या होती है, ये भी बाबू सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हो, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, जैव विविधता क्या है, सामुदायिक सरकार किसे बनती है ना, और प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है। इतने प्रश्न बाबू मैं आप सभी को बता रहा हूं। अब मेरी बात को सुनोगे, जो बच्चा सुनेगा एक एक प्रश्न को, मैं उसे बाबू याद करा दूंगा क्लास में ही। जो व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा उसे मैं कह रहा हूं क्लास में ही याद करा दूंगा, इतना याद रखना। तो को भाई कह रहा है गैर ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें अभी हाल ही में विकसित किया गया है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिन्हें अभी अभी विकसित किया गया है। जैसे क्या हो जाएगा बाबू, गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है, गैर परंपरागत का मतलब होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। याद हुआ कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो, याद हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी लोग बाबू, एक बार जल्दी से मुझे बता दो याद हुआ कि नहीं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ, तो बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होता है, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर भैया पानी हो जाता है। दूसरा मछली पालन होता है, खाद्य वगैरह मिल जाती है ना। यहाँ पर क्या होता है, यातायात की सुविधा बढ़ जाती है, ये सभी लाभ होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भैया, 13 अप्रैल 1919 को। और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। याद हुआ कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो, याद हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करो।
सभी लोग बाबू एक बार जल्दी से मुझे बता दो, याद हुआ कि नहीं। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ, तो बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होता है, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर भैया पानी हो जाता है। दूसरा मछली पालन होता है, खाद्य वगैरह मिल जाती है ना। यहाँ पर क्या होता है, यातायात की सुविधा बढ़ जाती है, ये सभी लाभ होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भैया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर में हुआ था, है ना। ये सारी चीजें बाबू आप सभी लोग एक बार पढ़ लेना। मैं जरा क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ, 3 नंबर वाले प्रश्न में बाबू देखो, जो मैं आप सभी को बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो एक चीज तो है, वन शॉट रिवीजन करा दीजिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है, एक तो ये है बाबू, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। जिसपे गोला लगा रहा हूं बाबू, इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर करके जाइएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अगला कह रहा है G77 देशों से आप क्या समझते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर एक है कि वुड्स, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है ना। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, ठीक है। अभी करा दीजिए सर, बाबू करवा दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बच्चे एग्जाम निकलेंगे बाबू, कई बच्चे तुरंत के तुरंत निकल जाएंगे, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे क्या कर लें, अभी बाबू ये नोट डाउन कर लें, अभी इंपॉर्टेंट लिख लें, उसके बाद मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। आपका इंस्टा आईडी क्या है भैया, दीपक सर PW, यही लिखना है बस। सर बहुत आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। प्रछन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर पाया जाता है बाबू, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारियाना और जर्मेनिया कौन थे, किस तरह इन्होंने चिन्हित किया गया, ठीक है। कॉर्न लॉ क्या है, इसे किस समाप्त किया गया, ये वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, है ना। WTO के किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल दुर्लभता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदारवाद क्या है, खनिज क्या है, WTO के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करिए। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों को बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखिएगा। जितना क्वेश्चन अभी बताया इसको आप सभी को क्या करना है, इतना बड़ा बड़ा स्पेस में रहता है, आप इतना छोटा आंसर बताते हैं, वह क्या लिखेंगे भैया, बनाना होता है बाबू, बनाना होता है हर चीज को बाबू। क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझाता हूं, लेकिन आपको क्या करना होता है, हर चीज को बनाना होता है, समझे। आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलो भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आप सभी का, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला तीसरा 5 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो, इसके किन्हीं 3 घटकों के बारे में बताइए। राजनीतिक दल बाबू किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करिए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। जैव विविधता क्या समझते हो, जैव विविधता के विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है। इसी के तहत बाबू आप लोगों को इटली और जर्मनी, है ना, इटली व जर्मनी का एकीकरण बाबू, ये आपको पढ़ के जाना है 5 नंबर में। इटली व जर्मनी का एकीकरण कितने नंबर में पढ़ के जाना है, 5 नंबर में पढ़ के जाना है। इटली व जर्मनी का एकीकरण बाबू कितने नंबर में पढ़ना है, 5 नंबर में। अगला क्या कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, महामंडलीकरण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, महामंडलीकरण बाबू। भारत में लौह के 3 वितरण क्षेत्र का नाम, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मिट्टी का बाबू, मिट्टी का वर्गीकरण बाबू वेरी इंपॉर्टेंट है। महामंदी के कारण वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली व जर्मनी का एकीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या है भैया, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, है ना, और राजनीतिक दल। ये सारे क्वेश्चंस बाबू 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आंसर बाबू आप सभी को मैंने दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। अब एक बार फटाफट से हम लोग फिर से क्या करेंगे बाबू, रिवीजन करेंगे। फिर से एक बार चलेंगे रिवीजन की तरफ, है ना। फिर से एक बार चलेंगे किसकी तरफ, रिवीजन की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे बाबू, रिवीजन की तरफ चलेंगे, है ना। रिवीजन अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया है बाबू, एक बार जल्दी से बताओ, है ना। रिवीजन करेंगे, एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे सभी साथी लोग, मेरे साथी लोग जल्दी से एक बार बता दो, मजा आया कि नहीं बाबू, सही से बताना। याद करा दो सर प्लीज, याद करा दें, सही से बताना। लेकिन तुम लोग भाग क्यों रहे हो भाई, केवल 10 अभी ऑब्जेक्टिव और करवा रहा हूं, चिंता मत करो। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दो, सभी लोग एक बार बाबू क्लास को लाइक कर दो। जितने भी मेरे साथी लोग हो, जितने भी मेरे भैया लोग हो, एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर देना। लगभग बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी बाबू आप लोगों ने लाइक कितना किया हुआ है, मात्र किया हो 7,500। तो एक बार सभी लोग चलो एक बार फिर से बाबू आग लगाएंगे कमेंट में, एक बार जल्दी से आग में लगाएंगे। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, देखो जल्दी से केवल रिवीजन करना है। तुम लोग बैठे हो बाबू, क्या कर रहे हो, रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है। तो बाबू एक बार जल्दी से करो। 1854 बाबू पहला ब्रिटेन क्या हुआ था, 1864 में, 1864 में प्रथम क्या हुआ था, जनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण बाबू कब पूरा हुआ था, मैंने कल भी बताया था, 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप बाबू किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप, मजा आ रहा है सर, लुई फिलिप किस देश का शासक था, आप बोलोगे भैया फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना, है ना,
सर आई एम स्टूडेंट 10th। क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है बाबू? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोहेमिया किस देश के अधीन था? बोहेमिया बाबू किस देश के अधीन था? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं शामिल था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम, भैया विलियम प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज सर सब्जेक्टिव करा दीजिए, सब्जेक्टिव बाबू करा दे। चलो ठीक है, सब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, रुक जाओ, सब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ भाई। बहुत सारे बच्चे हमसे सब्जेक्टिव की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। रुको, तुरंत के तुरंत सब्जेक्टिव भी करवा देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, लेकिन भागना नहीं है, सब्जेक्टिव करने से पहले ना ये जान लेना, भागना मत, नहीं सोचो भाग जाओ, ठीक है। रुक जाओ जरा, सब्जेक्टिव करवा देता हूँ भाई, सब्जेक्टिव की डिमांड आई है। अगर बच्चे सब्जेक्टिव की डिमांड करते हैं ना तो पूरा तो करना ही है ना। हम्म, हाँ चलो ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव अभी बता रहा हूं मैं, इस सब्जेक्टिव को करना है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव अभी बता रहा हूं, ठीक है, जो सब्जेक्टिव अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलो चलो, तब तक ऑब्जेक्टिव करते रहो बाबू, ऑब्जेक्टिव करते रहो, चलो ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे मुझसे कि भैया वो करा दीजिएगा मेरा, ठीक है, क्या बोलते हैं पॉलिटी करा दीजिएगा। चलो, समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे जाते हैं, जल्दी से बताओ, समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे जाते हैं? पहले कर लो बाबू, उसके बाद सब्जेक्टिव कराते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के। अगला प्रश्न है, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? अच्छा, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीडीएफ बनाए हो, पीडीएफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा हो जाएगा? वो पंचायत समिति दूसरा स्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? देखो भाई, सिविक्स का एक बार रिवीजन कर लो बाबू, सिविक्स का भी रिवीजन कर लो। पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बाबू? सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को? तो संघीय और संसदीय को, संघीय और संसदीय को, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बिहार में पंचायती राज का भैया कार्यकाल कितना होता है? बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, भारत की बात करें, भैया पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं आता है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं आता बाबू? नगर निगम नहीं आता है। ये प्रश्न मैंने कराया था आप सभी को। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? एक बार जल्दी से बाबू कमेंट करो पहले तुम लोग, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं? दीपक भैया की क्लास में मजा ना आए, ऐसा बिहार के शेरों में हो, झारखंड के शेरों में ऐसा हो नहीं सकता है। आप मुझे बता दो बाबू, मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सब्जेक्टिव, अच्छा सेंटर दूर है बाबू, छोड़ दीजिए। हाँ बाबू, थोड़ी देर बस, 5 मिनट एक बार सब्जेक्टिव कर लो, एक बार सब्जेक्टिव कर लोगे भाई, बस सब्जेक्टिव कर लो एक बार, मैं बता देता हूँ। 22, अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहां पर बनाया गया? पहला नगर निगम बाबू कहां पर बनाया गया? पहला नगर निगम बनाया गया मद्रास चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के दौरान दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के दौरान दिया गया? तो आपका जवाब आ जाएगा भैया 73वें संविधान। भैया सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, रुक जाओ। कौन से नगर निगम के आय के स्रोत हैं? नगर निगम के आय के स्रोत कौन से बाबू? सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। नगर निगम का आय का स्रोत कौन सा होगा? आयकर बाबू, आयकर क्या होता है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सी पंचायत की व्यवस्थापकीय सभा है ना? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ठीक है, मजा आ रहा है सर, आई लव यू भैया, लव यू टू बाबू, लव यू टू, है ना। तो बताओ जल्दी से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी के मुकदमे कहां सुलझाए जाते हैं? ग्राम कचहरी में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो फौजदारी और दीवानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? जल्दी से बताओ, ग्राम पंचायत का, है ना। हाँ, जितना सब्जेक्टिव बताए हैं उतना ही पढ़ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तो भाई रिवीजन कराना है ना। ऑब्जेक्टिव आप किताब से पढ़ोगे, इससे अच्छा दीपू भैया से पढ़ लो, समझ में आ रहा हो? ठीक है सर, टाइम नहीं है, समझाओ ना। आए, अब आज तुमको लग रहा है दीपू भैया तुमको समझाएं? लास्ट टाइम पेपर फाड़, हाँ हाँ, पेपर वार है, लास्ट वार पेपर वार। तो क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है बाबू, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? मुखिया जी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना कहां पर हुई थी? भारत में नगर निगम की स्थापना बाबू कहां पर होता है ना?
सब्जेक्टिव विद आंसर। चलो, नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले चेन्नई में हुई थी। चलो, सब्जेक्टिव विद आंसर कह रहे हो, सब्जेक्टिव विद आंसर है ना, सब्जेक्टिव विद आंसर कह रहे हो बाबू। एक बार जल्दी से तुम लोग क्लास को लाइक करो, है ना। आज कौन कौन मैसेज करेगा? मुझे आप सभी के मैसेज का वेट रहेगा बाबू, मुझे आपकी मैसेज का वेट रहेगा, आप सभी लोगों से मुझे आप लोगों के मैसेज का भी वेट रहेगा, इतना मैं जानता हूं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू? ये पढ़ के जाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये प्रश्न को पढ़ के जाइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण मिलते हैं, है ना। जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण मिलते हैं बाबू, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बोलते हैं। तो इस चीज को लिख लेना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सतत विकास किसे कहता है ना। सतत विकास किसे कहते हैं? एक ऐसा विकास बाबू जो लगातार जारी रहे, है ना। एक ऐसा विकास बाबू जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करे और आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल करे, ठीक है। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। कहने का मतलब सतत विकास किसे कहते हैं बाबू? ऐसे विकास की वह धारणा बाबू जिसका वर्तमान की पीढ़ी तो इस्तेमाल करे और आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल करे, इसे क्या बोलते हैं? सतत विकास कहा जाता है ना। देखो, अगला क्या रहा है? भारत में उपजने वाली दो खाद्य, दो नगदी, दो रेशे वाली फसल के नाम बताइए। भारत में उपजने वाली दो खाद्य, दो नगदी और दो रेशे वाली फसल का नाम बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा भैया खाद्य फसल, जो खाते हैं हम लोग, जो हम लोग जिनका उद्देश्य बाबू खाना होता है, जिनका उद्देश्य पेट पालना होता है, उसे खाद्य फसल कहते हैं। जैसे धान हो गया और गेहूं हो गया। नगदी फसल किसे कहते हैं? गन्ना और आलू को कहते हैं। रेशे वाली किसे कहते हैं? कपास और जूट को कहते हैं। ये सारी फसलें हो गई बाबू, ठीक है। सर सेंटर में ऑब्जेक्टिव आंसर बता देता है सर। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता देते हैं क्या? सब्जेक्टिव बता देते हैं क्या? जायद फसल किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। सब्जेक्टिव कहां से बताएंगे भैया? आपका जवाब भैया, मेरा आप जवाब नहीं देते भाई। सभी लोग देखो, जिसका जिसका एग्जाम होगा सभी लोग मैसेज जरूर करना। मैं आप सभी से कहता हूं, आप सभी लोग का मैसेज जरूर आना चाहिए, ठीक है। जायद फसल बाबू किसके मौसम में? गर्मी में उगाई जाती है। जायद फसल कब उगाई जाती है? शुरुआत में, जब मानसून का आगमन होता है उसी के समय जायद की फसल उगाई जाती है, और इसीलिए इसे गर्मा फसल भी कहते हैं। यह वही उपजाई जाती है जहां सिंचाई की सुविधा रहती है। जैसे बाबू जायद की फसल में धान, मकई, खीरा आदि आता है ना। आगे का प्रश्न होगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सहकारिता से आप लोग क्या समझते हैं बाबू, है ना। जब दो या दो से लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं? दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं? एक संगठन बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सहकारी संगठन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहकारिता से तात्पर्य होता है मिलजुल कर काम करने से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अर्थ अपूर्ण है। यह परिभाषा है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग मिलकर स्वेच्छापूर्वक काम करते हैं, है ना। कहने का मतलब सहकारिता किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साथ में कोई संगठन बना ले, इसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। किसका किसका सेंटर में चोरी होता है? ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, सत्ता के विभाजन के पक्ष में और विपक्ष में दो दो तर्क दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता के विभाजन के पक्ष में और बाबू विपक्ष में दो दो तर्क देना है। सत्ता के विभाजन के पक्ष में क्या तर्क होगा? सर मॉडल पेपर मिलना चाहिए सर, आपको मेडल मिलना चाहिए भाई। देखो सही से बता दूं बाबू, आपके लिए मैंने जितने मेहनत कर दिया है, शायद कहते हैं कि पूरे झारखंड में आज तक कोई मेहनत नहीं किया है। पता है, 2 दिन से सो नहीं रहा हूं सिर्फ आपकी क्लास कराने के लिए। आपको सभी को पता होगा 12 घंटे की क्लास बाबू, पूरे झारखंड में धूल डालना आपको कोई नहीं मिलेगा। कोई झारखंड में, पूरे झारखंड में 12 घंटे क्लास कराने वाला कोई टीचर है नहीं। लेकिन आपके एग्जाम टाइम पर मैंने, पता है मतलब, अब बताओ कोई मेरी क्लास को देखेगा? लेकिन नहीं देखेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा एग्जाम, भाई बच्चों का मेरा एग्जाम चल रहा है और इस टाइम पर तो मुझे कराना ही है 12 घंटे क्लास। और मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ बाबू, आज आप लोग डर के मत जाना। आपको चाहे आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन कोई भी बच्चा मेरा डरेगा नहीं, इतना मैं कहता हूँ। कोई भी मेरा बालक, कोई भी मेरा भैया, कोई भी मेरा दीदी डरेगा नहीं। कि अपने इतना याद रखना, अपने भैया पर भरोसा रखना, अपने दीपक भैया पे भरोसा रखना बस। और सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं तुम लोग, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, मुझे इतना पता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया। मैं इतना प्रेम दिया बाबू जितना मैं इस काबिल नहीं था, उतना प्रेम आप लोगों ने दिया है, समझे। मैं रियल में बाबू आप सभी को बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों से। बस आप लोगों से मिल नहीं पाता हूं, ऐसे सामने यहां पर खड़ा हूं। तो जो भी मेरी मेहनत थी बाबू, 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जो भी मेरा मेहनत थी, उस मेहनत को प्लीज आप लोग चरितार्थ कर दीजिएगा बाबू, कृतार्थ कर दीजिएगा। मैं यही चाहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बाबू, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, सारे के सारे बना कर आओ और उसके बाद सारे के सारे सब्जेक्टिव करके आओ। बस यही मैं चाहता हूं, ठीक है। सुनो, तो सत्ता के देखो पक्ष में, पक्ष मतलब पॉजिटिव बात कहता है,
कि सत्ता का विभाजन जहां होता है विभिन्न भाषा और धर्म के लोगों में सत्ता में भागीदार बनाता है। सत्ता विभाजन का मतलब होता है शक्तियों का, विभिन्न वर्गों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव नहीं होने देता, ये तो पक्ष की बात हो गई। यह विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव को रोकता है। अगर विपक्ष की बात करेंगे तो फैसले लेने में बाबू क्या कराता है, देरी कराता है। जहां पर सत्ता की साझेदारी होती है वहां पर फैसले लेने में देरी होती है। दूसरा क्या होता है, देश की एकता को बाबू ये क्या करता है, कमजोर कराती है। ये विभाजन विपक्ष में तर्क हो गया। अगला कह रहा है किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख करिएगा। सर मेरा नाम ले लीजिएगा, आनंद सिंह नाम है। चलो भाई, सेंटर बहुत दूर है बाबू, सेंटर जिसका दूर है बाबू निकल जाओ प्लीज। मेरे चक्कर में, क्लास के चक्कर में लेट मत करना, आपके पास सब्जेक्टिव करवाऊंगा बस। जिसका भी बाबू सेंटर दूर है, जिसका भी सेंटर दूर है, प्लीज आप लोग जाइए, आप लोग अपने सेंटर पर पहुंचो, क्योंकि वहां पर टाइम पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जैसे ही पेपर हो जाएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर बाबू बताओगे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था भैया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक आप लोग मुझे एक बार बताओगे नहीं, जब तक मैसेज नहीं करोगे, और पेपर कितने बजे खत्म होगा ये भी बता देना। जब आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा बाबू तब आप लोग मुझे बता देना, और आप लोग जब बताओगे मेरा पेपर अच्छा गया तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। रात भर सोए नहीं है बाबू, सिर्फ आपकी वजह से, आपको पता है, आपके लिए नहीं सोए हैं। ठीक है, तो बताओ किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो देखो, वे दो प्रावधान निम्नलिखित है जिससे ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहला, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होता है, ना तो वह किसी धर्म को समर्थन करता है, अगर ना तो विरोध करता है। भारत ना तो किसी का बाबू समर्थन करता है, ना ही किसी का विरोध करता है किसी धर्म को। अधर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की बाबू क्या क्या बाधाएं थी, 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, तो सबसे पहले तो बाबू देखो, जर्मनी तो भैया 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हुआ करता था। इस वजह से इनमें अपनी सोच थी। इसी वजह से जब भाई 300 छोटे बड़े राज्य थे तो यहाँ पर क्या था, देश के लोगों में प्रेम भी नहीं था। और दूसरा क्या है, यहाँ पर धार्मिक और जातीय रूप से भी ये लोग एक नहीं थे। धार्मिक और जातीय रूप से भी बाबू ये लोग एक नहीं थे, और यह सभी क्या है, यह सभी जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से सहायक हुआ। आज की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, तो कह रहा है कि यूरोप नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता यानी कि देश की प्रेम की भावना की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। कहने का मतलब है कि नेपोलियन बोनापार्ट था बाबू, इसी के वजह से जो है फ्रांस में क्या आता है, क्रांति होती है, फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता मिलती है। अब फ्रांस में जब लोगों को स्वतंत्रता मिल गई तो यूरोप के और देशों में भी यही अग्नि पहुंचने लगी। ठीक है, शुरुआत किसने किया था, नेपोलियन ने। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ है लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ, है ना। मतलब राष्ट्र प्रेम के साथ साथ लोकतंत्र भी इससे उजागर हुआ। और हंगरी, बोहेमिया और यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया, वह तुर्की तक ही में ही सीमित रह गया। राष्ट्रवाद के कारण है बाल्कन क्षेत्र के सलाह जाति को संगठित होने का मौका मिला, और सर्बिया नामक नए देश का भी क्या हो गया, जन्म हो गया।